Let's start. Hi everyone. Happy Independence Day to every one of you. Before we move forward for the today's class, I would like to make an announcement about our program. जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है करंट अफेयर्स डायरेक्ट हिट सीरीज की रिवीजन क्लासेस along with the test series. So these two programs, these two particular modules are running together under this particular program which you are seeing. जिसके lectures आप लोग देख रहे हो कि इस प्रोग्राम का पार्ट है. नाउ बहुत बच्चों को ऑनलाइन यूट्यूब पे डाउट है कि सर ये डायरेक्ट हिट सीरीज जो आप रिवीजन का करा रहे हो, will that be completed comprehensively or not? So I am assuring that this particular series will cover each and every important thing which you are expecting for your 71st BPSC prelims current affairs. जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, चाहे वो फैक्चुअल नेचर की हो, चाहे वो कंसेप्चुअल नेचर की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, एनीथिंग, वी विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम 5 comprehensive सोर्सेज, है ना. सोर्सेज की बात मैंने कई बार कर दी है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एक चीज और बताना इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर बहुत बच्चों को लग रहा है कि सर हमने टेस्ट सीरीज कहीं और ज्वाइन कर लिया है. यहाँ पर मेरे टेस्ट का मकसद कुछ और है ना. बाकी जगह के टेस्ट का मकसद कुछ और है. सब सिर्फ रैंडम वो 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है. मेरे टेस्ट का वो मकसद नहीं है. यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं बहुत ही सिस्टमैटिकली सेट किए गए हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको अच्छे से एनालाइज किया गया है. उन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस बना के दिए गए. प्लस जो करंट अफेयर्स के स्टैटिक पार्ट है ना, लेट्स से इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट. इवन करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस हर टेस्ट में इंक्लूड किए गए हैं. दैट दोज आर टॉप नॉच. सो अगर आप ये टेस्ट प्रैक्टिस करते हो साथ में अलॉन्ग विद दिस डायरेक्टेड सीरीज, तो बोथ विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना. ऐसा नहीं है कि आप कहीं और का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो. मुझे उससे मतलब नहीं है, बिकॉज आपकी इच्छा है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना. मगर अगर आप ये डायरेक्टेड सीरीज देख रहे हो, सो दिस टेस्ट सीरीज इज कंपलसरी बिकॉज दिस इज सप्लीमेंटिंग योर पर्टिकुलर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, जो कि स्टैटिक में ही पूछा जा रहा है. और इसके अलावा जो फैक्चुअल नेचर के वन लाइनर हैं या जो और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आई हैव इंक्लूडेड दोस थिंग्स इन द टेस्ट सीरीज. तो लगभग 400 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, टॉप नॉच. सो डोंट मिस दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज ऑल्सो, है ना. आप क्वेश्चंस तो बैठ के सॉल्व करना ही है आपको. अगर लास्ट के एक महीने में अगर आप क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वालिटी टेस्ट सॉल्व करोगे, तो आपको अपने पोटेंशियल का ज्यादा अच्छा आइडिया लग पाएगा, rather देन रैंडम टेस्ट सीरीज विच इंक्लूड्स लॉट ऑफ टफ क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस. तो रैंडमनेस तो हर पेपर में रहेगी, बट क्या आपका बेसिक अपना स्ट्रांग है कि नहीं है, वो इस पर्टिकुलर टेस्ट से आपको पता चल जाएगा. बिकॉज एक एक टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, दोज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द टॉपिक्स विच आर आस्क्ड बाय बीपीएससी, है ना. लेट्स से साइंस है तो साइंस में बीपीएससी के टारगेट टॉपिक्स केमिस्ट्री में कौन से होते हैं, फिजिक्स में कौन से होते हैं, बायोलॉजी में कौन से होते हैं, टेक्नोलॉजी में कहाँ से पूछ रहा है. दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड इन अ वेल रिसर्च्ड मैनर. सो अगर आप ये टेस्ट करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पोटेंशियल को ज्यादा अच्छा जज कर पाओगे, rather देन परेशान होने से ना. बिकॉज आई वॉज गेटिंग मेनी मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर मेरे टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं, दूसरे जगह के टेस्ट दे रहे होंगे मे बी, है ना. तो टेस्ट का स्कोर डिपेंड करेगा कि आपकी क्लैरिटी कितनी है ना. वो क्लैरिटी आप कैसे चेक करोगे, आप कुछ अच्छी क्वालिटी टेस्ट सीरीज से चेक करोगे. सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. इतने डिटेल में मैंने अभी तक नहीं बोला है यूट्यूब के ऑडियंस को. सो दिस इज एन इंडिपेंडेंस डे ऑफर. आपको अगर ज्वाइन करना हो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज अभी भी हमारे पास एक महीना बचा हुआ है. आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हो, एंड यू विल परफॉर्म डेफिनेटली वेरी वेल इन योर एग्जाम विच इज अपकमिंग. सो दिस इज ऑन इन एन ऑफर ऑफ 249. इसका जो लिंक है एडमिशन का वो नीचे डिटेल में दिया गया है, या कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, पिंड कमेंट में. आपको क्या करना है, एनरोल करना है. फिर वहां पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा इन द पोर्टल इटसेल्फ. इसके अलावा आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो. दिस वाज अबाउट द डायरेक्ट हिट सीरीज रिवीजन क्लासेस प्रोग्राम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो हमारा लाइव फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है ना, लाइव टेस्ट देने का बहुत बच्चों को ये लगता है कि सर हम ऑफलाइन दे लें, ऑफलाइन दे लें. बट अब ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो जाके, वहां पर क्वालिटी ऑफ टेस्ट है क्या? सिर्फ ऑफलाइन जाके बैठ जाने से कोई मतलब नहीं होता कि हम जाके बैठ जाएं कहीं मूर्ति की तरह और एकदम एग्जाम की फीलिंग ले लें. वो अप्रोच नहीं काम करता. अप्रोच सब चीज माइंडसेट में होता है ना. अगर आप घर में बैठ के लाइव हमारे साथ टेस्ट दे रहे हो, लगभग 100 लोग दे रहे होते हैं टेस्ट, लाइव टेस्ट, यू विल गेट अ प्रॉपर एटमॉस्फियर. रियल टेस्ट की फीलिंग आएगी. क्वालिटी क्वेश्चन पेपर होगा, क्वालिटी डिस्कशन होगा, आपके प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन होगा इंडिविजुअल लेवल पे. मैं डाउट्स बैठ के सुनता हूँ, सबके सबके डाउट्स रिजॉल्व करता हूँ. तो टेक बेनिफिट ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स, है ना. इन सब चीजों का फायदा उठाइए आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से. सो दोज हु वांट टू ज्वाइन, ये दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं. सारे टेस्ट आपके पोर्टल में भी अवेलेबल है. लाइव टेस्ट हमारा टेलीग्राम के थ्रू हर संडे को हो रहा है ना. सो डोंट मिस दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम.
नाउ स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट, हमने नेशनल अफेयर्स का 2 पार्ट कर लिया। यहाँ पर आपको यूट्यूब पे वीडियोस फ्री में मिलेंगे। इसका जो भी पीडीएफ है लेक्चर, सिर्फ करंट अफेयर्स का ये जो पीडीएफ है, ये आपको पोर्टल पे अपलोडेड है। सो ये आपके प्रोग्राम में इंक्लूडेड है पीडीएफ। अपने टाइम को बचाइए, मेहनत को बचाइए, और उस टाइम को यूटिलाइज करिए अपने स्टैटिक पोर्शंस को रिवीजन करने में। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स मस्ट नो पार्ट 3। So first item which we are picking today is about the National Critical Mineral Mission. So this is very very important. सबको पता होगा National Critical Mineral Mission is very very important for your PCS exam. So अभी हुआ क्या है, बेसिकली कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था। कब अप्रूव किया था? जनवरी में, ठीक है। बेसिकली अब इसका फैक्चुअल पार्ट देख लेते हैं क्या क्या है, और कॉन्सेप्चुअल पार्ट देख लेते हैं ना। दोनों चीज में हमको हेल्प मिलेगी। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर आपसे क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पूछ लिया, 4-5 नाम देके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल, मेजर मिनरल, माइनर मिनरल, सब चीज को सिस्टमेटिकली मैंने यहाँ पर कवर किया है, जो भी न्यूज में थे लास्ट के 6-8 महीने में, डिफरेंट मैगजीन्स और इन न्यूज़पेपर ऑल्सो। सो कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। दिस वॉज अनाउंस्ड इन लास्ट ईयर्स बजट 2024-25। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि कैबिनेट से अप्रूवल 2025 में मिला है, और ये बजट में अनाउंस कब हुआ था? लास्ट ईयर के बजट में अनाउंस हुआ था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर स्टेटमेंट बेस बनता है तो यू विल गेट वन की बजट 2025 में अनाउंस किया गया, नहीं, बजट 2024 में अनाउंस किया गया था। कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है ना। कोई भी चीज अगर स्कीम अनाउंस होती है तो उसको टाइम लगता है कंसेप्चुलाइज करने में। सो फाइनली कंसेप्चुलाइजेशन हुआ लास्ट ईयर से अब तक, एंड देन कैबिनेट जनवरी में इसका प्रपोजल पास किया। कैबिनेट में भी CCEA है ना, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब स्कीम की बेसिक सी बात क्या है? इट इज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, है ना। सो दिस इज पर्टिकुलरली पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। क्यों? क्योंकि इसका एक इंडिस्पेंसिबल रोल है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, या जो ये पर्टिकुलर मिशन लॉन्च किया गया है, इसका इंडिस्पेंसिबल रोल है। मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा हमारा, बिकॉज जो हमारी हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, एवरीथिंग रिक्वायर्स क्रिटिकल मिनरल्स, है ना। सब में क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। सो इंडिस्पेंसिबल रोल है हमारे देश के डेवलपमेंट में। अब इस पर्टिकुलर मिशन के तहत क्या क्या चीजें की जाएंगी, दैट इज एंड टू एंड, है ना। आपका शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी चीज रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स, हर चीज की जाएगी। दैट मीन्स ऑल स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन, एक्सप्लोरेशन से स्टार्ट करके माइनिंग, प्रोसेसिंग उसका, और रिकवरी फ्रॉम द एंड लाइफ प्रोडक्ट। लेट्स से कि आपके पास कोई बैटरी है, बैटरी से अगर हमको लिथियम वापस से एक्सट्रैक्ट करना है, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड। इस स्टार्टिंग से लेकर एक्सप्लोरेशन मतलब स्टार्ट, और रिकवरी लेकर लास्ट। सो पूरा का पूरा वैल्यू चेन कवर्ड है इस पर्टिकुलर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर। इंटेंसिफाई एक्सप्लोरेशन विद इन द कंट्री एंड इट्स ऑफशोर एरिया। तो इस पर्टिकुलर मिशन का एक और एम क्या है कि जो हमारा एक्सप्लोरेशन पार्ट है देश के अंदर भी, और देश का जो ऑफशोर एरिया है, ऑफशोर एरिया क्या है हमारा? इकोनॉमिक ऑफशोर एरिया कौन सा है हमारा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कैन समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो दूसरा पर्पस। तीसरा, फास्ट ट्रैक करेंगे रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट। अब माइनिंग प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल भी लेना बहुत मुश्किल काम होता है। सो फास्ट ट्रैक किया जाएगा रेगुलेटरी अप्रूवल्स को। देन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा नए एक्सप्लोरेशन के लिए। सो गवर्नमेंट इन सब चीजों को फंड करेगी थ्रू दिस नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। देन एनकरेज करेगी इंडिया के PSUs को ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, प्लस प्राइवेट सेक्टर्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसको भी याद रखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट इंप्रूव करना चाह रही है इन दिस पर्टिकुलर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो इसमें क्या करेंगे ये लोग? अक्वायर करेंगे क्रिटिकल मिनरल एसेट्स अब्रॉड एंड एनहांस ट्रेड विद रिसोर्स रिच कंट्रीज, और उनका स्टॉक पाइल भी करेंगे। दैट मीन्स जो ये PSUs हैं, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSUs हैं, प्लस जो प्राइवेट कंपनीज हैं, दे विल अक्वायर क्रिटिकल मिनरल एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज। जैसे यहां पर एग्जांपल देखो आप, है ना, इंडिया सेंड्स जियोलॉजिस्ट टू जाम्बिया टू एक्सप्लोर कॉपर कोबाल्ट डिपॉजिट। सो कॉपर अगेन क्रिटिकल मिनरल, कोबाल्ट क्रिटिकल मिनरल। सिमिलरली कॉन्गो, जाम्बिया, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे होगे ना कि जो हमारा विजिट हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का, वो किस किस कंट्रीज में हो रहा है। यू कैन सी कि अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिया के प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं ना। सो दे आर ट्राइंग टू क्रैक डील विद दीज कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स। अगेन यहाँ इंडिया US ट्रस्ट इनिशिएटिव, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी जनवरी में गए थे यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर द इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, देयर इंडिया US ट्रस्ट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। सो अगेन क्रैक, इट इज रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, है ना। ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव, ट्रस्ट इनिशिएटिव इंडिया US के बीच में साइन किया गया था विद फॉर स्ट्रेंथनिंग क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन। सो
और भी बहुत सारी कंट्रीज है, मैंने यहाँ दो तीन एग्जांपल्स दिए हैं जो मेजर मेजर से थी विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल कोलैबोरेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। सो इंडिया हमेशा क्या चाहेगा कि हमारे पास क्या हो जाए, स्टॉक पाइल हो जाए ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स, सो दैट सप्लाई चेन रेजिलियंट हो सके, बिकॉज यू नो कोविड के समय में क्या होता, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था एंड दैट लेड टू एवरीथिंग गोइंग हेवायर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। अब जो यहाँ कॉपर की बात की गई थी ना, कॉपर में आप देख लो ना, दिस इज पार्ट ऑफ योर बेसिक ज्योग्राफी बट स्टिल, है ना, करंट अफेयर्स न्यूज में था ये दो चीज, तो आई विल टेल यू कि कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिया में है ना, तीन मेजर कॉपर स्टेट्स कौन से हैं। राजस्थान सबसे ज्यादा, अगर कभी पूछ ले कि कौन से कॉपर प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज्यादा होता है इंडिया में, राजस्थान, देन मध्य प्रदेश एंड देन झारखंड। टॉप थ्री कंट्रीज कंट्रीज प्रोड्यूसर्स है ना ग्लोबल लेवल पे, चाइल्ड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और पेरू, है ना। सो कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन यहां से समझ गए। और जो बेसिक आपके फैक्ट्स दिए गए हैं ना, इवन घटना चक्र और जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो ना मिनरल वाला चैप्टर ज्योग्राफी में, वहां से आप बेसिक बेसिक मिनरल्स जो दिए हुए हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो कॉमन मिनरल्स हैं, उनके बारे में आप आराम से देखोगे, सब चीज दी हुई है वहां पर। कोबाल्ट का देख लेते हैं, है ना, कोबाल्ट सी, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लगभग 71% कोबाल्ट का प्रोड्यूसर वो है। सो जस्ट रिमेंबर दीज बेसिक फैक्ट्स अबाउट सम ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। और यहां पर आप देखो एक क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी में पूछा गया था, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी इन इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स। आप देख लो कि जो चीज चल रही होती है ना, लेट्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी प्रमोट की जा रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके क्रिटिकल मिनरल्स लग रहे हैं, उसमें से कोबाल्ट का बहुत ज्यादा यूज है। सो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या पूछा गया था कि किस कंट्री में लगभग 3/4, है ना, 3/4 कितना हो गया, लगभग 75% कहाँ मिलता है, तो सी, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस वाज द क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम। तो सिमिलर क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर 71st बीपीएससी ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स। और अभी के डीएसओ के पेपर में भी एक मिनरल से क्वेश्चन पूछा गया था। सो बी वेरी थॉरो विद दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, क्योंकि जो हाई पोटेंशियल टॉपिक्स हैं हम उनको ही हमेशा छोड़ते हैं, क्योंकि इनमें हमको डर लगता है कि इतने फैक्ट्स हैं, ये हैं वो हैं। अभी मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल बातें समझा दी, कुछ मिनरल्स के नाम है, 25-30 मिनरल्स के नाम है, 4-5 बार देखेंगे आप इस पीडीएफ को आराम से, तो आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी और उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर, जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल की मैंने बात की थी माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, अब यहां पर जो मिनरल्स होते हैं हमारे पास, बेसिकली दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, माइनर मिनरल्स, मेजर मिनरल्स। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, चार मिनरल्स को क्लासिफाई कर दिया है एज मेजर मिनरल्स। दीज आर बेराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्स। ये चार नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। दीज आर ऑल्सो व्हाट, मेजर मिनरल्स, है ना। मेजर मिनरल्स का क्लासिफिकेशन क्यों किया, ताकि हम इनसे क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकें। आई टेल यू इन द लाइक हियर, आई टेल थिंग्स हियर। तो बेसिक मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के बीच का डिफरेंस क्या है ना। मेजर मिनरल्स वैसे मिनरल्स होते हैं जिनका हाई इकोनॉमिक वैल्यू होता है, स्ट्रैटेजिक और इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस होता है। सिंपल सी बात, जैसे, है ना, यही ले लो आप कॉपर, है ना, कॉपर ले लो, दिस इज व्हाट अ मेजर मिनरल। माइनर मिनरल्स, मिनरल्स विद लोअर इकोनॉमिक वैल्यू एंड लोकलाइज्ड यूज। ठीक है, जैसे सैंड, बालू, बालू क्या हो गया, माइनर मिनरल्स, लोकलाइज्ड यूज है, लो इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, हर जगह मिल जाएगा आपको, तो माइनर मिनरल। पहले ये चार मिनरल्स जो थे ये माइनर मिनरल्स में क्लासिफाइड थे, अब इसको मेजर मिनरल में करने का मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो ओर है, हम माइका का ओर निकाला, क्वार्ट्ज ओर निकाला, है ना। रॉ फॉर्म में जब हम किसी भी चीज से निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, ओर मिलता है, ओर से फिर हम मिनरल्स का, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इन चार मिनरल्स में हमको क्रिटिकल मिनरल्स के ट्रेसेस भी मिलते हैं, बट चूंकि ये माइनर मिनरल में कैटेगराइज्ड है, तो इससे जो एक्सट्रैक्शन होना है वो नहीं हो पाता, बिकॉज जो कंपनीज इसको एक्सट्रैक्ट करती हैं उनको एडिशनल खर्चा करना होगा, जो कि अलाउड नहीं था। ठीक है, इसीलिए मेजर मिनरल में क्लासिफाई किया गया कि देश के अंदर जो ये इतने सारे पाए जाते हैं माइनर मिनरल्स, इनको हम मेजर कैटेगराइज कर देंगे तो इनका जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ये देखो रेगुलेटरी अप्रूवल और ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, ताकि हम यहां से भी क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, देश के अंदर से भी। बाहर तो हम ये सारी चीजें कर ही रहे हैं, और देश के अंदर जो मिनरल्स हैं जिनमें ट्रेसेस मिलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, हमको उनको भी एक्सप्लॉइट करना है। तो दिस इज द बेसिक पर्पस फॉर विच दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन वॉज डन। तो ये चार नाम बिल्कुल याद रखेंगे। क्वार्ट्स तो हमको ऐसा लगता है कि माइनर है ना, एग्जाम में अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको लगेगा क्वार्ट्स तो क्या माइनर मिनरल है और इसमें क्रिटिकल मिनरल नहीं मिलेगा, बट बी वेरी श्योर इन चारों में आपको क्रिटिकल मिनरल मिलता है। ठीक है,
नाउ कम्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। बेसिक बेसिक सी बात है ना कि मेजर मिनरल्स का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होता है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और माइनर मिनरल्स राज्य सरकार। आप देखते हो ना बिहार में बालू माफिया किसके अंडर? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ पर आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट, गोल्ड, बेराइट, है ना, फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज। ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए किसके? मेजर मिनरल्स के। तो मेजर मिनरल्स हमारे पास बहुत सारे हैं ना, जितने भी आप मिनरल्स पढ़ते हो वो सारे के सारे लगभग मेजर मिनरल्स हैं। इसका गवर्नेंस कैसे होता है ना? यहाँ देखो आप, माइनर मिनरल्स में सैंड, ग्रेवल, मार्बल, लाइमस्टोन, क्ले, ग्रेनाइट, है ना, ये सब जो अपना बिल्डिंग मटेरियल्स टाइप की चीजें होती हैं, दीज दे कम अंडर माइनर मिनरल्स ना। मैंने पहले बोला कि लोकलाइज्ड यूज है, अबंडेंस में मिलता है, तभी आप बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज करते हो। बट यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, क्वार्ट्स, है ना, क्वार्ट्स भी लगता है हमको कि नॉर्मल सी बात है, लेकिन स्टिल अभी ये मेजर मिनरल्स है और इसमें से क्रिटिकल मिनरल का भी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है। गवर्निंग लॉ, मेजर मिनरल्स कौन रेगुलेट करता है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रेगुलेट होता है। बट ये भी जो माइनर मिनरल्स है इसको रेगुलेट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब ये लीज पीरियड है ना, अप टू 50 ईयर्स लीज पीरियड दिया जाता है मेजर मिनरल्स के लिए। जो भी कंपनी एक्सट्रैक्ट करेगी उसको 50 साल का लीज मिलता है उस पर्टिकुलर माइन का। इसके लिए आपको शॉर्टर ड्यूरेशन का टाइम मिलता है या लीज मिलता है, और वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसीलिए खनन माफिया और राज्य सरकार, राज्य के पॉलिटिशियंस का नेक्सस देखा जाता है। रेवेन्यू कलेक्शन, अर्निंग्स गो टू स्टेट गवर्नमेंट बट रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। रेवेन्यू गोज डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट। आप देख लो माइनर मिनरल्स, अगेन स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिटिकल फॉर एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल एरिया। तो मेजर मिनरल्स ऑफ कोर्स हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, स्ट्रैटेजिक है, तो उसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा होगा। कंस्ट्रक्शन और लोकल इंडस्ट्री। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर। सो हमेशा याद रखेंगे मेजर मिनरल है, माइनर मिनरल है, क्रिटिकल मिनरल है। अब मेजर मिनरल में क्रिटिकल मिनरल भी हो सकता है, वो मतलब नहीं है। क्रिटिकल मिनरल का कुछ और मतलब होता है जो अभी हम नीचे आके वापस से देखेंगे। अभी जस्ट मेजर मिनरल, माइनर मिनरल आपने समझ लिया यहाँ पर क्या है, और ये जो क्रिटिकल मिनरल की पॉलिसी है उसका ब्रीफ मैंने आपको दे दिया, उसका कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया क्या चल रहा है। अब यहां पर जो मैंने बात समझाई थी कि क्यों उसको रिक्लासिफाई किया गया, वही चीज यहां पर बताई गई है। आर फाउंड इन पेगमाटाइट रॉक्स विच आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेनी क्रिटिकल मिनरल्स ना। ये तीन चीजें हैं, ये स्टॉक में मिलती हैं, है ना, मैंने पहले बोला ओर है और ये स्टॉक में मिलेंगी ये तीन चीजें। और इनमें से बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स निकाले जा सकते हैं, जैसे बेराइल, लिथियम, नोबियम, टैंटनम, मॉलिबेडनम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन एक्सेट्रा, है ना, इससे निकल सकता है ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स। तो अभी क्या किया था गवर्नमेंट ने? इन व्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मिनरल्स, इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन माइंस एंड मिनरल सेक्टर कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीके सारस्वत। तो सरकार ने एक कमिटी बनाई थी चेयरमैनशिप ऑफ वीके सारस्वत के अंडर, जो कि नीति आयोग के एक मेंबर थे। उन्होंने इसको सजेस्ट किया कि इन चार मिनरल्स को आप रिक्लासिफाई कर दीजिए एज मेजर मिनरल्स। ठीक है। रिकमेंडिंग दीज मिनरल्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ माइनर मिनरल टू द कैटेगरी ऑफ मेजर मिनरल्स। तो कुल मिला के ये कमेटी का नाम भी याद रखेंगे, ये चार मिनरल्स का नाम भी याद रखेंगे, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, है ना, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं अब हम ये समझते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। एक तो यूसेज के बेसिस पे देखेंगे, और एक तो नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है कोई चीज। अगर हम आज कहें कि जो हमारा ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है ना, और उसमें सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स लग रहे हैं आपके। जो बैटरी टेक्नोलॉजीज हैं उनमें यूज हो रहा है, जो ड्रोन है, जो सुपर कंप्यूटर्स बन रहे हैं, एआई चल रहा है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। जो मोबाइल फोन्स है हमारे पास, है ना, everything is heavily dependent upon critical minerals or such minerals which are having high significance for economic development as well as national security. So ऐसे मिनरल्स को हम कहेंगे क्रिटिकल मिनरल्स। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन वहां टिक करके नहीं आएंगे एग्जाम में। द फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी विल बी अंडरपिन्ड बाय टेक्नोलॉजीज दैट डिपेंड ऑन मिनरल्स सच एज। तो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी इन मिनरल्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। हमेशा कभी भी इकोनॉमी का, है ना, जब भी आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ रहे हो ना, आप हमेशा क्या बात करते थे कि हमारे पास मिनरल्स क्या है, हमारे पास टूल्स टेक्नोलॉजीज क्या है, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते चलते थे अबाउट द सिविलाइजेशन ऑल्सो, है ना, सिविलाइजेशन कैसा है उसको हम कैटेगराइज कैसे करते थे कि टेक्नोलॉजी हमारे पास कितनी है ना। कल्चर एंड सिविलाइजेशन दो चीज होती है। कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल, कल्चर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, खाना पीना ड्रेस ये वो, है ना। और जो सिविलाइजेशन होता है उसको कैसे जज करते हैं? बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी।
पैलियोलिथिक न्यूलिथिक स्टोन टूल्स है ना, उसके बाद धीरे धीरे टूल्स का नेचर चेंज हुआ, एंड देन यू सी इंडस वैली, फिर है ना महाजनपदा पीरियड, आयरन आ गया है ना, दोस थिंग्स, टेक्नोलॉजी। सो अगेन सिग्निफिकेंस ऑफ मिनरल्स, थोड़ा सा हिस्टोरिक भी समझ लीजिए आप लोग। तो आगे की जो फ्यूचर इकोनॉमी है, रोबोटिक्स, ये वो ना, एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन दीज पर्टिकुलर क्रिटिकल मिनरल्स। दैट्स व्हाई these are termed as critical minerals. These are essential for the advancement of many sectors including high tech electronics, telecommunication, transport, defense, etc. है ना। अब बेसिकली वही सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी है, इसलिए हम इन मिनरल्स के लिए पॉलिसी लेके आए हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है, अभी मैंने सारी चीजें बता दी। क्लीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जीरो एमिशन व्हीकल्स, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, है ना, इसमें कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स यूज हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या यूज हो रहा है, डिफेंस में मैग्नेट्स, सिरामिक्स, है ना, दीज आर सम ऑफ द मिनरल्स विच आर यूज। तो इनका हम नाम बेसिकली एक बार याद कर लेंगे और कई बार देखते रहेंगे, ताकि हमको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए एग्जाम जाते जाते, है ना। लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, अब बात यह है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है ना। मैं इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल्स कुछ और हो सकते हैं, चाइना के लिए कुछ और हो सकते हैं, यूएस के लिए कुछ और हो सकते हैं, बिकॉज वो कंट्री क्या क्लासिफाई करती है कि उसके देश के लिए और उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री। तो देर इज नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी कंट्री कि वो क्या लिस्ट करती है अपने क्रिटिकल मिनरल्स, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया के लिए इंडिया ने क्या लिस्ट किया है, 3 मिनरल्स को लिस्ट किया है विच आर क्रिटिकल फॉर इंडिया। एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, नोबियम, निकेल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटैश, है ना। आप देखो फॉस्फोरस पोटैश नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप इसको क्रिटिकल मिनरल मार्क करके नहीं आओगे, बट सी, है ना। तो हम ये क्या करेंगे, इन 30 नामों को बार बार देख लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर एमसीक्यू आए, मल्टीपल ऑप्शंस वाला क्वेश्चन आए, तो वी विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स वेरी स्मूथली। सो दिस वॉज अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स। इसके अलावा एक और टर्म आप सुनते होंगे, रेयर अर्थ मिनरल, है ना। रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल दोनों चीज अलग अलग। क्रिटिकल मिनरल कुछ भी हो सकता है ना। क्रिटिकल मिनरल माइनर भी हो सकता है, क्रिटिकल मिनरल मेजर भी हो सकता है, क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ भी हो सकता है। बट मेजर मिनरल ये स्टैट्यूटरी लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, कानूनी वैधानिक रूप से उसके लिए लॉ पास किया जाता है, जैसे कि ऊपर हमने देखा। और क्रिटिकल मिनरल सिर्फ जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट क्लासिफाई करती है। सो क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल्स ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आर अ ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स। तो सबसे पहली बात तो एक नोट करेंगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या हैं, अ ग्रुप ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, केमिकली सिमिलर, फिजिकली सिमिलर नहीं। कंसिस्टिंग ऑफ द 15 लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड ग्रुप है, उसके 15 जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, प्लस स्कैनेडियम एंड यूट्रियम। सो ये नाम भी याद रखेंगे थोड़ा सा रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। दीज एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय देयर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, विच गिव देम डिस्टिंक्ट मैग्नेटिक, luminescent and catalytic properties critical for various high tech and industrial application। अगेन इसकी कुछ यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिसकी वजह से उसको ये सारे ये फीचर्स मिलते हैं। सो इसका यूटिलिटी है हाईटेक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगेन सारे मिनरल्स का यूज होता है इन सब इंडस्ट्रीज में। डिस्पाइट देयर नेम, है ना, रेयर अर्थ का मतलब रेयर ऐसा नहीं है कि ये रेयर मिलती हैं अर्थ क्रस्ट में, दिस इज अ रॉन्ग मिसनॉमर, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर नॉट नेसेसरली रेयर इन द अर्थ क्रस्ट, ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ नाम है तो रेयरली मिल रहा होगा अर्थ क्रस्ट में, नहीं, ये ज्यादा मात्रा में मिल सकती है। रेयर सिर्फ इसलिए नाम होता है बिकॉज दे आर फाउंड इन लो कंसेंट्रेशन, है ना, कंसेंट्रेशन उनका बहुत कम रहता है। लेट से कि ये 50 किलो का, है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 50 किलो का ये आपने मिनरल डिस्कवर किया, अब इसमें से मान लो कि आपको 50 ग्राम ही मिले, ये रेयर अर्थ। या ये पूरा इंडिया है, यहां पर आपको सिर्फ इस जगह पे मिले, थोड़ा सा स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, because they are typically found in low concentration and are difficult to extract economically, है ना। इकोनॉमिकली अगर आप बोलो इतना बड़ा मैं 500 केजी का आपको ये दूं और इसमें दूसरे मिनरल्स हैं, इसमें से इतना सा रेयर अर्थ है, तो ये एक्सट्रैक्शन कितना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ। ड्यू टू their dispersed occurrence in complex ores often requiring extensive processing, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो कंपनीज जनरली नहीं करती हैं, क्योंकि कंपनी कोई भी रहेगी उसको इकोनॉमिक वायबिलिटी देखनी होती है ना माइनिंग प्रोसेस की। सो दिस इज व्हाट रेयर अर्थ मिनरल्स। तो रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो क्रिटिकल मिनरल हो सकते हैं, ठीक।
मेजर मिनरल क्रिटिकल मिनरल हो सकता है, माइनर मिनरल क्रिटिकल मिनरल हो सकता है, बट सरकार ने हमारे ये 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल में इंक्लूड किया है अंडर दिस पर्टिकुलर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, लिस्ट क्या है, और ये रेयर अर्थ से कैसे डिफरेंट होता है। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च करने के पीछे क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए थे, बिकॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज इंपॉर्टेंट। अब एक बार पढ़ा रहा हूं तो मेंस में भी आपको ये चीज देखनी ही पड़ेगी ना, बिकॉज वेरी बिग मिशन इज देयर। शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है इन द मेंस। बैकग्राउंड में 2 मिनट में, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट ऊपर बताया था, अमेंड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में टू इंक्रीज एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये बैकग्राउंड था, है ना। एक्ट को मॉडिफाई किया गया ताकि ये क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया जा सके, और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनको ज्यादा राइट्स दिया सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को ऑक्शन के राइट्स दिए गए, है ना, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स के। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट कैरी कर रही है बहुत सारा, इंडिया में भी और बाहर भी। इसके अलावा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, साइंस एंड टेक प्रिज्म प्रोग्राम 2023 में, टू फॉस्टर इनोवेशन फंडिंग स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज टू ब्रिज गैप बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन। इन मिनरल्स पे रिसर्च और डेवलपमेंट भी करना है और इनको कमर्शियलाइज भी करना है ना, मार्केट में लेके भी आना है। सो इसके लिए स्टार्टअप और एमएसएमईज का प्रमोशन के लिए ये प्रिज्म प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो कभी प्रिज्म प्रोग्राम के बारे में पूछ ले तो इट इज रिलेटेड टू माइनिंग सेक्टर। फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई, साइंस एंड टेक, एमएसएमई, दिस प्रिज्म प्रोग्राम। देन काबिल, है ना, इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इट इज acquiring, like it acquires various this mines in other foreign countries। तो रिसेंटली इसने एक्विजिशन किया है कहाँ? अर्जेंटीना में, ऑफ लिथियम। कैन समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि जो हमारा लिथियम ट्रायंगल है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? प्लीज लेट मी नो दिस इन द कमेंट बॉक्स। देन इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया? कस्टम ड्यूटीज को एलिमिनेट कर दिया ऑन मेजॉरिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन बजट 2024। लास्ट ईयर के बजट में तो कस्टम ड्यूटीज, बाहर से अगर हम कोई मिनरल लेके आ रहे हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, बट उसको भी रिलैक्स कर दिया ताकि क्रिटिकल मिनरल्स हमारे देश में और ज्यादा आ सके। सो दीज ऑल स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन इन द पास्ट, और अब जाके क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया है ना। सो सी हाउ सिग्निफिकेंट दिस पर्टिकुलर थिंग वाज। तो इसमें से जो मोटी मोटी बातें हैं वो सारी चीजें हम लोग याद रखेंगे। मैंने हर एक बात को बहुत डिटेल में समझा दिया है आप लोगों को। नाउ कम्स अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि कई बार बीपीएससी का फेवरेट भी है, अबाउट नॉर्थ ईस्ट। सो रिसेंटली व्हाट हैपेंड, जो हमारा फ्री मूवमेंट रेजीम था बिटवीन इंडिया और म्यांमार, उसको स्क्रैप कर दिया गया है ना। दिस इज न्यूज, इज अ डेवलपिंग न्यूज, लास्ट ईयर भी न्यूज में था, और फाइनली अभी एमईए ने इसको स्क्रैप कर दिया है। सो दिस इज द न्यूज। अब बेसिकली फ्री मूवमेंट रेजीम था क्या? फ्री मूवमेंट रेजीम अलाउड पीपल फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इंडिया म्यांमार बॉर्डर टू ट्रैवल 16 किलोमीटर इनटू ईच अदर्स टेरिटरी विदाउट अ वीजा। सो इंडिया से लोग म्यांमार जा सकते थे, म्यांमार से इधर आ सकते थे, 16 किलोमीटर बॉर्डर के बीच में। सो दिस वाज टू प्रोटेक्ट कल्चर, है ना, वो सारी चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखो इस इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 2018। ये चीज याद रखेंगे कि ये फ्री मूवमेंट रजीम इंडिया म्यांमार के बीच में कब लॉन्च किया गया था? 2018 में, अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो अब स्क्रैप कर दिया गया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, है ना, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। इंडिया म्यांमार का बॉर्डर, या स्पेशली, है ना, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको मैपिंग वाले पार्ट में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का मैप अच्छे से करना पड़ेगा, कि जो हमारा इंडिया का बॉर्डर है वो म्यांमार से कैसे लगता है, बांग्लादेश से कैसे लगता है ना। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का मैप बहुत क्लैरिटी रखेंगे, बिकॉज ना क्वेश्चंस हमेशा बन सकते हैं उस एरिया से, और खासकर कि जब न्यूज में हो तो बन ही सकता है ना। सो 1643 किलोमीटर, जो अब बढ़ चुका होगा थोड़ा बहुत, सॉरी हाँ शायद बढ़ गया होगा ना, बिकॉज हमने देखा, सॉरी वो कोस्ट लाइन था, ओके। तो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर लगभग 1643 किलोमीटर है। और ये किस किस स्टेट्स को पास करता है या किस किस स्टेट को टच करता है? चार नाम याद रखेंगे, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल याद रखेंगे कि इंडिया म्यांमार का बॉर्डर इन चार स्टेट्स के साथ लाई करता है। यहाँ पर मैप भी दे दिया है मैंने, यू कैन सी, है ना, ये जो हमारा ये पूरा का पूरा बॉर्डर है, ये चार स्टेट है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। सो मैप हमेशा ओपन करके रखेंगे वेन एवर यू आर स्टडिंग एनीथिंग, एंड कोई भी लोकेशन दिख जाए विच इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अबाउट द स्क्रैपिंग ऑफ फ्री मूवमेंट रजीम। सो यहां पर मैप याद रखेंगे, और ये पर्टिकुलर न्यूज याद रखेंगे ना, इंडिया म्यांमार के बीच में स्क्रैप किया गया। देन अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, हमने पहले क्लास में देखा था अबाउट मेजर ऑपरेशंस इन इंडिया और
जो पाकिस्तान का इशू चल रहा था, यहाँ पर इंडियाज बिगेस्ट नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन कैरी किया गया है। एंड दिस इज लाइक कब हुआ था? इन मई, है ना? जस्ट सी द डेट ऑल्सो, मई 2025। सो अगेन, नाम देके पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, डीएसओ के पेपर में पूछा है, और भी बहुत सारे पेपर्स जो रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं सब में ऑपरेशंस आ रहा है। ऑपरेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपको फ्री में मिलेगा, है ना? अभी हम लोग आईआर जब करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर जितने भी ऑपरेशंस है ना, वेदर इट बी यूक्रेन रशिया, वेदर इट बी यूएस ईरान, वेदर इट बी यमन से रिलेटेड, ईरान यमन, है ना, वी विल कवर ईच एंड एवरी मेजर ऑपरेशंस विच हैव वेंट, और जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, नाउ सी, है ना, दिस हैज बीन डब्ड एज लैंडमार्क अचीवमेंट इन द बैटल टू एलिमिनेट नक्सलिज्म, है ना, बिकॉज दिस इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन 27 dreaded Maoists were neutralized in this operation at छत्तीसगढ़, है ना, जस्ट सी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये नाम भी याद रखेंगे। न्यूट्रलाइज 27 dreaded Maoist includes नंबला केशव राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलियास बसव राजू, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीआई माओइस्ट। तो जनरल सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी को न्यूट्रलाइज करना, दिस हैज हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना, फॉर दिस मेजर ब्रेक थ्रू, है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 3 decade, 30 साल में पहली बार है जब एक जनरल सेक्रेटरी रैंक का लीडर न्यूट्रलाइज किया गया है बाय आर सिक्योरिटी फोर्सेस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। और जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अनाउंस कर रखा है कि वी विल एलिमिनेट नक्सलिज्म बिफोर 31 मार्च 2026, अगले साल। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे, 31 मार्च 2026 ये गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है। और ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट रिलेटेड टू एंटी नक्सल ऑपरेशन, कहां पर? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, 3 जगह। मतलब ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ है, बॉर्डरिंग विद ददन, व्हाट डू से, ददाकरण्या वाला रीजन जो है, दैट इज पर्टिकुलरली इन्वॉल्व इन दिस नक्सल। तो दिस इज डन। एक और नक्सल से रिलेटेड ही ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, विच इज नोन एज मिशन संकल्प। तो ये भी हम लोग एक बार याद कर लेते हैं ना, 2 नाम थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन संकल्प इज ऑल्सो रिलेटेड टू एंटी माओइस्ट ऑपरेशन। तो इसमें भी 22 माओइस्ट को मार दिया गया था। सो 2 ऑपरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू नक्सल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वेव समिट हुआ था ना, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इंडिया में कंडक्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री भी याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टिक करके नहीं आ जाएंगे, मीटी टिक करके नहीं आ जाएंगे ना एग्जाम में। कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने तो हमेशा ऐसी चीजों से ही एलिमिनेट होता है। तो बेसिक फंडामेंटल बातों पे हमेशा ध्यान रखेंगे, पेरिफेरल बातों पे कम ध्यान रखेंगे ना। एक्सेप्शंस आर नॉर्म्स, आर नॉट नॉर्म्स, बट जो बेसिक है दोज थिंग्स हार टू बी डन, चाहे आप स्टैटिक कर रहे हो चाहे करंट अफेयर्स कर रहे हो। सो ये पर्टिकुलर समिट ऑर्गेनाइज किया गया था विच इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट ऑडियो विजुअल, पहली बार इंडिया में कंडक्ट किया गया था। एम्स टू बी अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, है ना। तो इसके थ्रू इंडिया को शोकेस किया जा रहा है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे हम फॉर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, जिसका फोकस इंडिया के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे हो, है ना। कहाँ पर हुआ था ये? मुंबई में हुआ था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। इसका थीम क्या था? टी मीन्स थीम, क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैगलाइन क्या दिया था गवर्नमेंट ने? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। और इसमें गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया था। ई मार्केट प्लेस मतलब जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है ना, इस टाइप का प्लेटफॉर्म दिया ताकि आप वहां के अपने चीजों को खरीद बेच सको, है ना। सो इट इज अ ग्लोबल ई मार्केट प्लेस फॉर इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स, ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एट दिस पर्टिकुलर वेव्स समिट, वेव्स बाजार। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब इस पर्टिकुलर समिट को अटेंड किया तो उन्होंने एक शब्द का नाम लिया था, ऑरेंज इकोनॉमी, जो बहुत आप लोगों ने सुना भी होगा। इस ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव इकोनॉमी, है ना। जो भी क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे इंटेलेक्ट से अपीयर हो रही है ना, थ्रू ऑडियो विजुअल, है ना। आप कितने सारे पॉडकास्ट सुनते हो, कितने सारे स्टोरी बुक सुनते हो, कितने सारे मीडिया इंटरव्यूज देख रहे हो आजकल नए फॉर्मेट में। तो दीज आर व्हाट पार्ट ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। और भी बहुत सारी चीजें हैं क्रिएटिव इकोनॉमी की, आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। बट ऑरेंज इकोनॉमी मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने $1 बिलियन का फंड क्रिएट किया है ना, सी। तो गवर्नमेंट सेटअप $1 बिलियन फंड फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। अब ये $1 बिलियन भी याद रखेंगे, 1 ट्रिलियन टिक करके नहीं आएंगे, 1 बिलियन है ना। CEOs and creator from all over the world will join the summit, है ना। We will also setting up a fund of $1 बिलियन in PPP partnership। तो ये $1 बिलियन का फंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खुला है। तो फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इज बीन स्टैब्लिश इन मुंबई। सो ये तीसरा फैक्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहाँ स्टैब्लिश हो चुका है?
मुंबई में. So thus remember these 3-4 facts with respect to this particular waves summit. मूविंग फॉरवर्ड, इसी से जुड़ा एक और चीज है, आंध्र प्रदेश टू होस्ट इंडिया फर्स्ट ट्रांस मीडिया सिटी क्रिएटर लैंड. कभी भी ऐसे पूछ ले वन लाइनर, जस्ट रिमेंबर इट इज आंध्र प्रदेश. मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग न्यूज. इंडिया बिकेम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया ओवरटेक्स जापान. सबसे पहली बात ये याद रखेंगे कि सीक्वेंस में क्या क्या है ना, जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है कौन कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर इंडिया, है ना, एंड देन जापान, एंड देन यूके, देन फ्रांस, देन इटली, देन कनाडा, देन ब्राजील. तो ये कम से कम 4-5 नाम हम शुरू के याद रख करके रख लेंगे ना. यूएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 30.50 ट्रिलियन डॉलर, है ना. सो ट्रिलियन में चल रहा है, और यहाँ आप देखो यहाँ पर इंडिया का कितना चल रहा है, 4.187. 4.187 ट्रिलियन डॉलर, यहाँ 30 चल रहा है. तो जी सी द गैप बिटवीन द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया चाइना, ना चाइना भी देखो लगभग 19. सो कितना ह्यूज गैप है इंडिया यूएस चाइना. सो वाई चाइना इज अ सुपर पावर, वाई यूएस इज अ सुपर पावर, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. सो यहाँ पर आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंड अलोन क्वेश्चन बनता है रिपोर्ट पे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है, आईएमएफ. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में आईएमएफ ने ऐसा बोला था कि इस साल के अंत तक इंडिया ओवरटेक कर लेगा जापान को, जो उसने कर लिया. तो उसके बाद नीति आयोग के सीईओ ने इसका अनाउंसमेंट किया. सो दैट्स वाई आप लोगों ने सबने न्यूज में भी सुना होगा. सो इंडिया ओवरटेक्स जापान. इंडियाज नॉमिनल जीडीपी, है ना, जस्ट रिमेंबर इट इज नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी पे नहीं है ना. पीपीपी पे कमेंट में मुझे बताएं आप लोग कि पीपीपी में इंडिया का क्या रैंकिंग है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी. इज एक्सपेक्टेड टू बी $4.187 बिलियन. तो ये भी बिल्कुल याद रखेंगे ना, $4.187 बिलियन. दिस इज डन. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, है ना, बिकॉज एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कोई बड़ी स्कीम चल रही है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन, वी शुड अंडरस्टैंड दैट. अब यहाँ पर है एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का पेयर प्रोग्राम. तो इससे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ. हमारे देश में जो एजुकेशन को रेगुलेट करते थे ना, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी थी, साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड, सर्ब जिसको कहते थे, 2008 में बनी थी. उसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने 2003 में, है ना, सॉरी, उसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने 2023 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट लेके आई, ताकि जो भी चीजें हैं उसको वापस से रेगुलेट किया जा सके और अच्छे तरीके से, सो दैट वी कैन डेवलप द हायर एजुकेशन एज पर द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वाज लॉन्च, दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन वाज लॉन्च रिप्लेसिंग सर्व. अब इसमें क्या हुआ है अभी, सबसे पहली बात तो इसका जो फर्स्ट गवर्निंग काउंसिल, है ना, काउंसिल की मीट हुई है, वो नवंबर के आसपास हुई थी, नवंबर 2024. इसको चेयर किया था, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो ये तो हो गई वन लाइनर बेसिक सी बात. अभी यहाँ पर जो ये पेयर प्रोग्राम है, इसमें ये किसका इनिशिएटिव है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का इनिशिएटिव है. इसमें क्या कर रहे हैं, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज का, है ना, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है कंट्री की, उनसे, और ये पेयर क्रिएट कर रहे हैं ना, ये 7 पेयर, एक यूनिवर्सिटी 7 पेयर, एक यूनिवर्सिटी 7 पेयर. तो ऐसे 7 प्रीमियर यूनिवर्सिटीज के साथ 45 स्पोक्स क्रिएट किए गए हैं, ताकि जो हमारा मेंटरशिप हो सके फ्रॉम द टॉप tier institutes of India with those smaller institutes of India. So network connects university with top tier well established institutions through a structured mentorship, है ना. जो बड़े बड़े अपने देश के यूनिवर्सिटीज हैं, उनको स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप में लगाया गया है विद स्मॉलर वंस, विद द पर्पस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडियाज हायर एजुकेशन रिसर्च इन्वायरमेंट. तो हमेशा याद रखना, पेयर प्रोग्राम इज फोकसिंग ऑन व्हाट, हायर एजुकेशन रिसर्च इन्वायरमेंट, है ना. वैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और चीजें मार करके नहीं आएंगे. इसका फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च एम्स टू फॉस्टर रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया यूनिवर्सिटीज बाय पेयरिंग एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, जिनको हब बना दिया गया है ना, विद इमर्जिंग वंस, जो इमर्ज कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज या जो छोटे मोटे कॉलेजेस, उनको स्पोक बना दिया गया है. इन अप्रैल सेवरल यूनिवर्सिटीज वर सेलेक्टेड एज पार्ट ऑफ पेयर प्रोग्राम. इन सारे यूनिवर्सिटीज को पेयर प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया था. तो यहाँ पर ये 4-5 नाम भी याद कर लेंगे. अब प्रोग्राम का एम क्या है, प्रोवाइड फंडिंग एंड मेंटरशिप टू एनहांस रिसर्च कैपेबिलिटी एंड फॉस्टर कोलैबोरेशन. तो इसके अंदर जो भी चीज किया जाएगा, पैसा तो दिया ही जाएगा, फंड दिया जाएगा, मेंटरशिप भी होगा, है ना,
और जो रिसर्च कैपेबिलिटीज है उसके लिए पैसा दिया जाएगा, अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे। सो ओवरऑल अप्रोच ये है इस प्रोग्राम का। तो बेसिक फाउंडेशन की बात भी मैंने बता दी, बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अभी स्पेयर प्रोग्राम का मतलब क्या है। वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग विच कैन बी रेलेवेंट टू योर एग्जाम। नेक्स्ट वन लाइनर, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट से रिसेंटली। दिस हैज एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इंडिया का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ आ रहा है? आईआरएम आनंद। आईआरएम मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जो कि कहाँ लोकेटेड है? आनंद। आनंद कहाँ है? गुजरात में है ना, आनंद जिला है। आईआरएम नाम का इंस्टीट्यूट है एंड गुजरात में लोकेटेड है। सो जस्ट रिमेंबर वन लाइनर फैक्ट, बेसिक सी बात पूछी जा सकती है। इंडिया फर्स्ट बेगर फ्री सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इंदौर। ठीक है, अगेन नथिंग स्पेशल। किस प्रोग्राम के तहत इसको बेगर फ्री सिटी बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट का भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत। नहीं पूछेगा, बट ये स्माइल स्कीम पूछ सकता है ना, दिस स्माइल स्कीम इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक रिसेंटली। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ सीएम लेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड डेटा पार्क। वन लाइनर है ना, कहाँ? अगेन नया रायपुर। लास्ट क्लास में मैंने कुछ वन लाइनर्स बताए थे, हर क्लास में मैं कुछ वन लाइनर्स इंक्लूड करूंगा ताकि आपके पास एक साथ बर्डन ना हो याद करने का, है ना। सिस्टमैटिकली अगर आप याद करते रहोगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको याद होती रहेंगी चीजें। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज केरला बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। T Shield, Telangana's first cyber security hardware lab launched police station in this. तो T Shield जस्ट याद रखेंगे, T Shield is related to what? तेलंगाना, और क्या चीज से रिलेटेड है? साइबर सिक्योरिटी का लैब है, दैट्स इट, है ना। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट T Shield नाम ऐसा है कि कई बार पूछ लेता है ना, जैसे आयरन डोम है, इस टाइप का कई भी टर्म पूछ लेता है कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट। पहली बार खुला है तो व्हाट इज इट रिलेटेड टू? बॉम्ब है कि ना, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, क्या है ना। सो जस्ट रिमेंबर। अब यहां पर कुछ डेटा फैक्ट है विच इज रिलेटेड टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट 2021 जो रिलीज किया गया था 7 मई 2025 को। तो इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। नंबर 1 इज दिस मेटरनल मोर्टालिटी रेशियो अब क्या हो गया है देश का? 93, है ना। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अभी क्या है देश का? घट गया है ना, डिक्लाइन डिक्लाइन लिखा है, ड्रॉप्स डिक्लाइन, ये भी याद रखेंगे, घटा है बढ़ा है। एमएमआर घटा है, आईएमआर भी घटा है, अब कितना हो गया? 27 पर 1000 लाइव बर्थ। और ये डेटा रिसेंटली रिलीज किया गया ना, 2021 का। ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे ये तो डेटा 2021 का पूछा है, बहुत पुराना पुराना करंट अफेयर्स पूछा है, नहीं, डेटा अभी रिलीज किया गया है ना, तो इस फैक्ट को भी समझो आप लोग। न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमआर एमएमआर इज इंपॉर्टेंट, न्यूनेटल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप फिर है ना 19 देख लो, यहाँ पर घट के 19 हो गया। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट क्या हो गया? लगभग 31। फर्टिलिटी रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये 2021 से, है ना, कंसिस्टेंट है, दो दो मतलब लेस देन 2.1, है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट लेस देन 2.1 is what is called, this 2.1 is called replacement level, replacement level fertility rate। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट का मैं, लाइक यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस। टीएफआर अभी जो इंडिया का है रिप्लेसमेंट लेवल से कम है, इसका मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेबिलिटी। सेक्स रेशियो एट बर्थ कितना हो गया है अब? 913। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रहने चाहिए, बिकॉज ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे में अभी अभी आया है, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपसे ऐसे फैक्चुअल डेटा पूछ लेता है, जस्ट रिमेंबर दीज पर्टिकुलर फैक्ट्स। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा दिल्ली में इलेक्शन हुआ था उसमें रेखा गुप्ता फोर्थ वुमेन सीएम बन गई है दिल्ली की, पहली शीला दीक्षित, देन सुषमा स्वराज, देन अतिशी मार्लेना, इनके पहले जस्ट अभी आम आदमी पार्टी से थी। नाउ फोर्थ इज रेखा गुप्ता, फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, परवेश वर्मा डिप्यूटी सीएम, अतिशी मार्लेना जो आम आदमी पार्टी से हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है अब। बीजेपी ने टोटल 48 सीट्स जीती थी, फर्स्ट सिंस 1988, 1988 के बाद अब जाके उनकी सरकार बनी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आम आदमी पार्टी की 22 सीटें एंड कांग्रेस 0। दिल्ली में कितनी असेंबली सीट्स हैं? 70। और कितने राज्यसभा की सीट्स हैं? कैन समवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? कमेंट बॉक्स में प्लीज टेल मी। मूविंग फॉरवर्ड, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन मिलेट कहाँ स्टैब्लिश किया गया? हैदराबाद में, जस्ट रिमेंबर दिस। और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है ना, आगे भी मैं चर्चा करूंगा उसकी, इक्री सैट,
दैट इज ऑल्सो इन हैदराबाद। सो एरिड एरिड सेमी एरिड के लिए होता है वो इंस्टीट्यूट है, लोकेटेड इन हैदराबाद, है ना, जस्ट रिमेंबर। क्रूज भारत मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सितंबर 2024 में। क्रूज भारत मिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका पहला टर्मिनल इनॉग्रेट किया गया कहाँ पर, मुंबई में रिसेंटली। और इस पर्टिकुलर मिशन का एम क्या है, 2x मतलब ट्वाइस, दुगना करना क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 ईयर्स, 2029 तक देश में क्रूज का पैसेंजर ट्रैफिक को डबल कर देना इस पर्टिकुलर मिशन का टारगेट है ना। क्रूज मिशन इज लाइक दिस, है ना। तो पहले टर्मिनल इसका इनॉग्रेट किया गया था मुंबई में रिसेंटली। देन वन लाइनर एक सिंपल सा, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बनाना इन फ्रुक्टेंस फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ अंडमान। कई बार ऐसा ऊट पटांग से सवाल पूछ लेता है कि इतना बड़ा बनाना कहाँ मिला था, जैसे यूपीएससी में पूछता है, इसमें भी पूछा है एक दो बार। तो जस्ट रिमेंबर कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट बनाना इन फ्रुक्टेंस कहाँ मिला है, फॉरेस्ट ऑफ अंडमान में। इसका नाम क्या है, मूसा इंडामनेसिस, समथिंग लाइक दिस, है ना। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम, और ये कहाँ मिला है, अंडमान। मूविंग फॉरवर्ड, एक और वन लाइनर फैक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च एआई कैरियर्स फॉर वुमेन इनिशिएटिव। ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया था डायरेक्टेड सीरीज में, और ये क्वेश्चन आप देखोगे शायद आपके बीपीएससी के पेपर में भी अभी रिसेंट के पूछा गया था, है ना, कि किसके साथ कोलैबोरेट करके ये एआई कैरियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इट इज माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं और जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो हमको ये चीज याद करनी है। द प्रोग्राम एम्स टू ट्रेन 20,000 वुमेन फ्रॉम टीयर 2 एंड टीयर 3 टाउन्स अक्रॉस 6 इंडियन स्टेट्स इन एआई। तो इसका एम क्या है कि जो महिलाएं हैं, है ना, नॉट टीयर 1, अभी दिल्ली, कलकत्ता, वहां पूना, ऐसे ऐसी जगह की महिलाएं नहीं, टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स, जैसे मुजफ्फरपुर, जैसे लखनऊ, जैसे कानपुर, है ना, ऐसे टीयर 2 टीयर 3 छोटे छोटे शहर के महिलाओं को ट्रेन किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ फॉर एआई कैरियर्स इन वुमेन इनिशिएटिव। सो जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग। सिमिलरली एक और इनिशिएटिव है एआई किरण। एआई किरण इज व्हाट इज एन इनिशिएटिव ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज अगेन विद वेरिक्स एंड INK वुमेन। सो ये अगेन इनिशिएटिव है टू एम्पावर वुमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जस्ट रिमेंबर एआई किरण किसका इनिशिएटिव है, ऑफिस ऑफ PSA। ये वाला किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दो फैक्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस भारत सेवा केंद्र। जस्ट नो, दिस इज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया लॉन्चेस भारत सेवा केंद्र टू ब्रिज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विद रूरल कम्युनिटीज एंड एम्पावर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो कुल मिला के ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है व्हाट, दिस पर्टिकुलर भारत सेवा केंद्र, टू ट्रांसफर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, है ना, जो गवर्नमेंट सरकार की योजनाएं होती हैं उनको रूरल कम्युनिटीज तक पहुंचाने के लिए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इंश्योरिंग एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चरल सपोर्ट, मतलब सारी चीजें जो सरकार की योजनाएं योजनाएं होती हैं उनको रूरल कम्युनिटी तक ढंग से पहुंचाने के लिए ऐसा एक संस्था बनाई है जिसका नाम है भारत सेवा केंद्र। और कौन लॉन्च किया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सो जस्ट रिमेंबर बेसिक थिंग। अब यहाँ थोड़ा सा और काम की बात आती है, केन बेटवा लिंक, है ना, और जो हमारा कोसी मेची लिंक है, दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है। केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया दिसंबर 2025 में बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं हमको पता होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स विच वॉज लॉन्च इन 1980। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान लॉन्च किया गया था 1980 में। उसके तहत ये पहला प्रोजेक्ट है जो अब फाउंडेशन स्टेज पे लेकर दिया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। ये कभी भी आपके आपसे वन लाइनर पूछ सकता है क्वेश्चन। केन बेटवा इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, इट हैज टू ट्रांसफर एक्सेस वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेटवा रिवर, है ना, केन का जो रिवर है इससे बेटवा तक पानी पहुंचाना इस पर्टिकुलर केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट का काम है। दोनों क्या है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना है। ठीक है, अब इस पे डैम्स कौन कौन से बिल्ड किए जा रहे हैं, है ना, सबसे पहली बात धौधान डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस रिवर पे, केन, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ही ये डैम बनाया जा रहा है ना। धौधान डैम इज बिल्ड अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑन केन रिवर और लोअर ओर डैम, अगेन ऑन केन रिवर।
बेटवा डैम पे ऑल लाइक बेटवा रिवर पे ऑलरेडी पहले से माता तिला डैम है ना, दिस इज प्री एग्जिस्टिंग। ये अभी केन रिवर पे बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से पानी यहाँ लाए और यहाँ से धीरे धीरे कैनाल से फिर इस पर्टिकुलर बेसिन में ट्रांसफर किया जा सके। सो इंटर ट्रांसफर ऑफ रिवर थ्रू दिस पर्टिकुलर डैम, कैनाल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर केन बेटवा का? तो बेनिफिट्स ड्राउट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। तो यहाँ पर क्या है, बुंदेलखंड रीजन है। बुंदेलखंड रीजन कहाँ कहाँ लाई करता है? यूपी और एमपी का दोनों का पार्ट है वो। झांसी वाला एरिया जो है ना, अगर आप मैप में देखना बुंदेलखंड कहाँ पर है, तो यू विल फाइंड कि झांसी वाला एरिया जो है दैट इज नोन एज बुंदेलखंड। वहां पर ऑब्वियसली ड्राउट कंडीशन रहती है। आप सबने रेवाइंस के बारे में सुना होगा, जो हमारा कौन सी मूवी थी जो जिसमें वो सारे रेवाइंस दिखाए गए थे, बैंडिट क्वीन, और में भी बहुत पुरानी पुरानी मूवीज है ना, शोले, बैंडिट क्वीन, उसमें बुंदेलखंड में शूटिंग हुई थी। सो इट लाइज इन यूपी एंड एमपी। इसमें एक और मेजर इशू क्या है कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये पास करता है पन्ना टाइगर रिजर्व से, तो उसके सबमर्जेंस का खतरा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि पन्ना टाइगर रिजर्व से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पास होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो केन बेटवा रिवर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने यहाँ बता दी। नाउ कम्स कोसी मेची, है ना, दिस इज अगेन एन इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही चल रहा है, यहाँ इंटर स्टेट था। यूपी एमपी दो स्टेट इन्वॉल्व है, यहाँ पर इंटर स्टेट है। दोनों बिहार में रिवर है, कोसी मेची दोनों बिहार में रिवर है, ठीक है। अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अभी अप्रूवल मिला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। अंडर विच स्कीम? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, ठीक है। लगभग 3,652 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसका काम क्या है? कोसी का सरप्लस पानी मेची में डालना। कोसी सबको पता है हमको, फ्लडिंग में क्या इशू हो रहा है। कोसी का सरप्लस पानी मेची, मेची कहाँ है? महानंदा बेसिन। सो कोसी से उठा के पानी कहाँ लेके आना है? महानंदा बेसिन। महानंदा बेसिन में क्या क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इनमें प्रॉब्लम है इरिगेशन की। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन का पानी मिल जाएगा। और दूसरा जो फ्लड रिस्क होता है कोसी रिवर के कारण सीमांचल में, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। सो उसके दो बेनिफिट्स हैं, इरिगेशन का प्राइमरी, और फ्लड रिस्क रोकना सीमांचल रीजन में। अब सीमांचल कहां पर है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं सीमांचल रीजन में मेजरली। सो कोसी सरप्लस पानी मेची में डाल दिया, ठीक है। अब काम कैसे करेगा ये? जो हमारा ये जो ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल है जो अभी एग्जिस्टिंग है, इसको रीमॉडल करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक? मेची रिवर तक, ताकि ये पानी जो है, ये मान लो कि कैनाल यहाँ तक था पहले, अब इसको रीमॉडल करके एक्सटेंड करेंगे ताकि ये मेची रिवर में आके यहाँ पर मिल जाए, तो यहाँ का पानी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल सा कोची मेसी अप्रूव किया गया है इंटर कैबिनेट कमेटी से। और ये इंटर स्टेट है। और बेसिक बेसिक चीजें जो ज्योग्राफी की हैं वो मैंने बता दी। ये चार डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखेंगे और यहाँ पर ये सीमांचल रीजन याद करेंगे, बिकॉज कोसी का पानी जो आता है मैक्सिमम इस रीजन को इफेक्ट करता है, सीमांचल। आप अभी भी सुन ही रहे होगे सारी बातें। सो दिस इज ओवर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया टू डिस्प्ले सेक्रेड बुद्धा रिलिक्स ऑफ सारनाथ। इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया का में जब बुद्धा के रिलिक्स पड़े हैं ना सारनाथ में, उनको पहली बार लेके गया गया है कहाँ? वियतनाम में, टू शोकेस। बस इतना सा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखेंगे। कई अभी रिसेंट के एग्जाम में ये चीज पूछी भी गई थी, ये पिपरहा वाला। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ लेके गए? वियतनाम, ड्यूरिंग यूएन वेसेक डे। यूएन वेसेक डे रिलेटेड टू बुद्धिज्म को सेलिब्रेट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस का डे है। बट ये इंपॉर्टेंट ना होके ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कहाँ से रिलिक्स लेके गए थे? सारनाथ का रिलिक्स लेके गया था वियतनाम, पहली बार डिस्प्ले करने के लिए वहां। देन नेक्स्ट इज सीक्रेट पिपरहा बुद्धिस्ट relics पुट अप फॉर ऑक्शन, बॉट टू इंडिया आफ्टर 127 साल। तो ये पर्टिकुलर ये जो relics थे ना यहाँ के, सेक्रेट पिपरहा, ये कहाँ लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, जस्ट रिमेंबर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रिलिक्स थे बहुत पहले किसी ने चुरा उरा के ले गया होगा, है या वहां होगा, ठीक है। कहाँ था? यहाँ देखो आप, ज्वेल्स फॉर्मिंग अ पोर्शन ऑफ द सेक्रेट पेपरवा रिलिक्स ऑफ बुद्धा विच हैड रिसेंटली कम अप फॉर ऑक्शन इन सोथीबाइज हांगकांग, है ना। हांगकांग में कहीं ऑक्शन चल रहा होगा, उसको किसने खरीदा है? ये गोदरेज कंपनी है ना, फिरोज शाह गोदरेज। तो गोदरेज जो कंपनी है, उन्होंने इस पर्टिकुलर रेलिक्स को वहां से ऑक्शन में खरीदा और ये वापस लेके आए हैं इंडिया में। सो दिस इज आफ्टर 127 साल। तो ये जस्ट रिमेंबर दिस कि ये पर्टिकुलर रेलिक्स का वापसी हुई है इंडिया में। और ये बुद्धिस्ट साइट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स इक्रीसैट।
सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर, ये लॉन्च किया गया है रिसेंटली। मैंने अभी बताया था ऊपर, इक्रीसैट जो हमारा मिलेट्स वाला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना था वो भी हैदराबाद में। इक्रीसैट इज रिलेटेड टू एरिड एंड सेमी एरिड क्रॉप्स, सो उसके लिए जो रिसर्च का सेंटर है इंडिया का, दैट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। यहाँ पर रिसेंटली जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉपरेशन, न्यू दिल्ली में, वहां पर इस पर्टिकुलर चीज को लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ लोकेट होगा? हैदराबाद में, अगेन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ साउथ कॉपरेशन हम हमेशा बात करते हैं तो समथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब इससे रिलेटेड एक एमओयू भी हुआ है बिटवीन इक्रीसैट और दक्षिण, है ना। दक्षिण इज व्हाट? दक्षिण इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग साउथ साउथ कॉपरेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो ये साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है दक्षिण नाम से। वो साउथ साउथ कॉपरेशन या जो भी कंट्रीज हैं साउथ साउथ कॉपरेशन में, उनके साथ कोलैबोरेट करती है। सो इक्रीसैट, इक्रीसैट तो भैया एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी है, एनआईटी है ना, ऐसे इक्रीसैट भी एक इंस्टीट्यूट है। अब इंस्टीट्यूट ग्लोबल कोलैबोरेशन में इतना मतलब लाइक दे विल नॉट बी सो गुड एट दोस थिंग्स, नो बार्गेनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से ये दक्षिण इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें स्पेसिफिक आप कोलैबोरेट करोगे विद साउथ साउथ कॉपरेशन कंट्रीज। तो सिंपल सी बात, हैदराबाद। मूविंग फॉरवर्ड, नॉर्थ ईस्ट का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। वन लाइनर है, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन। सहयोग और सुभद्रा दो स्कीम थी, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों उड़ीसा की स्कीम है। एक है वेलफेयर स्कीम फॉर अर्बन पुअर, और सुभद्रा स्कीम जो है इट इज द लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम लॉन्च इन उड़ीसा। लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था बट मैगजीन में था, और दोनों नाम ऐसे हैं कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि स्टेट का है, तो आई हैव मेंशन्ड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुआ था वहां, तब ये लॉन्च किया गया था, जिसका क्वेश्चन बीपीएससी 67 के पेपर में आपने देखा भी होगा ना, कि जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, पूछा था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए हैं वो, बिकॉज दैट वाज अ गेम चेंजर इलेक्शन। नवीन पटनायक की सरकार पहली बार बहुत सालों में गई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। नेक्स्ट, असम सेट टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमुर डांस फेस्टिवल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऐसी चीजें देखते हैं हम कई बार, तो हमको देखना पड़ता है कि ना किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है, किस पर्टिकुलर कम्युनिटी का सेलिब्रेट किया जाता है ना। 69 का पेपर में आपने देखा होगा कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमुर डांस फेस्टिवल, ये डांस फेस्टिवल किसका है? असम के ट्रेडिशनल टी ट्राइब्स का है। तो प्राइम मिनिस्टर गए होंगे वहां पर, है ना, अभी इलेक्शंस के समय में, तो वहां पर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि दिस इज ऑफ आसाम, और वहां के टी ट्राइब्स का ये पर्टिकुलर डांस फेस्टिवल होता है, दैट्स इट। अक्टूबर 2024 की न्यूज है, 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज इंक्लूड किए गए थे, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली। अब इसमें मुझे कोई बता देना कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग, कि भोजपुरी कब इंक्लूड की गई थी क्लासिकल लैंग्वेज में, या क्लासिकल लैंग्वेज है भी कि नहीं है। प्लीज लेट मी नो दिस इन द कमेंट बॉक्स। ये स्टैटिक चीजों का पार्ट है, आई एक्सपेक्ट कि आप इसको सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में यहाँ बताएंगे। महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया था जनवरी में प्रयागराज में। अब इसमें ये सारी चीजें आपको जानने की, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि 12 साल में एक बार आता है कि 14 साल में आता है। ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है ना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स, जस्ट रिमेंबर कि ये कुंभ कब यूनेस्को इंटेंजिबल में इंक्लूड किया गया था, 2017 में। और जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं बिहार के, वो सब आपके टिप्स पे होने चाहिए, कब हुआ है ना, किस साल इंक्लूड हुआ है। दीज थिंग्स शुड बी ऑन टिप्स। अब रिसेंट की न्यूज है कि छठ पूजा को भी यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के लिए एप्लीकेशन जा चुका है ना, आजकल की न्यूज है। सो बी वेरी क्लियर विद दिस बेसिक बेसिक थिंग्स, है ना। दूर की बात नहीं जाननी है हमको, जो फंडामेंटल बातें हैं कि बिहार में यूनेस्को साइट्स कौन सी हैं, बिहार में कितने वेटलैंड्स हैं, बिहार में कितने नेशनल पार्क्स हैं, कौन से जिले में हैं, कितने वेटलैंड हैं, ठीक है। दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर, है ना। पूजा मैम ने ऑलरेडी आप लोगों को कराई दिया है बिहार स्पेशल में। सो हैव क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर युवा 3.0 स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, मार्च में लॉन्च की गई है। 3.0 स्कीम पहले से चल रही है, 3.3 वर्जन अभी मार्च में लॉन्च किया गया। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि पीएम युवा है क्या। युवा का मतलब है यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर्स। तो इसमें सरकार क्या कर रही है, ऐसे ऑथर्स को, है ना, जो मान लो कि मैं किताब लिखना चाहता हूँ, मेरी उम्र 30 साल से कम है ना, सोचिए, दिस इज स्पेशली फॉर पीपल विद लेस देन 30 ईयर्स। 30 साल से कम लोगों को जो किताब लिखना चाहते हैं, है ना, ऑथर हैं, उनको मेंटर करेगी, है ना। कल्टिवेट एंड नर्चर अ न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन राइटर्स। तो इंडियन राइटर्स इंडिया की बात पहुंचाएं देश में, है ना, नई नई चीज़ों पे बात करें। लाइक यू सी ना कि बहुत सारे जो किताबें लिखते हैं हम बुक्स एंड ऑथर्स में पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेबल होती हैं, ग्लोबल लेवल पे अवार्ड जीतती हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि ऐसे ऑथर्स को अभी से नर्चर किया जा सके,
ताकि वो इंडिया का नाम और रोशन कर सके पूरे दुनिया में। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीएम युवा स्कीम। देन कम्स सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है। क्या करना है इसको? एम्पावर वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू, जो भी महिला पंचायत में इलेक्ट होके आती हैं, है ना, या हैं, उनको स्ट्रक्चर्ड लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाए और गवर्नेंस का सपोर्ट दिया जाए ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, एम्पावर हो सके विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज। सो बेसिक दिस, ये आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो इन योर मेंस। देन अटल इनोवेशन मिशन 2.0, बेसिक सी बात है ना, एवरीवन नोज, नीति आयोग का इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, है ना, दीज आर इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। तो कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है कि ये 2028 तक अभी और चलेगी, है ना। सो जस्ट कंटिन्यूएशन है, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए नीति आयोग का इनिशिएटिव है। मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट। हमने कुछ जजमेंट लास्ट के क्लास में देखे थे, सारा एक दिन कवर करना मुश्किल था, आप सब रिटेन भी नहीं कर पाते उस स्ट्रेंथ के साथ, तो दिस आई हैव कवर्ड टुडे, विल सी फ्यू ऑफ दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस आल्सो। तो सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट अगस्त में आया था, दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस का नाम था। केस का नाम याद रखेंगे, इट इज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट लैंडमार्क जजमेंट। तो 7 जजेस का बेंच था, डीवाई चंद्रचूड़ इसके हेड थे। 6 लोगों ने फेवर में किया जजमेंट, एक अगेंस्ट। जो फेवर में जजमेंट आया, फाइनली क्या जजमेंट था इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया राज्य, मतलब स्टेट्स को, टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशन विद इन द SC/ST कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ वाइडर प्रोटेक्शन थ्रू फिक्स्ड सब कोटाज टू द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज विद इन दीज कैटेगरीज। अब इसका मतलब क्या है कि जो अभी हमारे पास रिजर्वेशन की प्रणाली है ना, जैसे हम शेड्यूल ट्राइब ले लें, शेड्यूल कास्ट ले लें, तो इनको एक फिक्स परसेंटेज मिला, लेट से कि एक्स परसेंटेज मिला, है ना, जो हमारा रिजर्वेशन है उसमें एक्स परसेंटेज है, लेट से 5% इनको रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को। अब ये जो शेड्यूल कास्ट एक्स है, इसमें आप सोचो कि कितने सारे शेड्यूल कास्ट हैं हमारे देश में, बहुत सारे, कम से कम 400-500 तो होंगे मिनिमम। आई एम जस्ट गिविंग यू रफ आइडिया टू एक्सप्लेन थिंग्स। अब ये इसमें से लेट से कि एक कास्ट है मीना, अब मैं मीना को स्पेसिफिकली ले रहा हूँ क्योंकि आई एम वेरी मच ट्रबल्ड बाय दिस, और भी लेते हैं बहुत सारे एस एस शेड्यूल कास्ट के ग्रुप्स है ना, XYZ, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अब जितना भी सीट है वो, सॉरी, मीना इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, लीव इट, मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ ना, ABCD ले लो, है ना। ये जो शेड्यूल कास्ट है इसमें बहुत सारे सब ग्रुप्स है ना, सब ग्रुप्स मतलब बहुत सारे अलग अलग जातियां हैं शेड्यूल कास्ट की। अब अगर ये जाति, ए जाति, सारे के सारे सीट्स ले जाए रिजर्वेशन की, तो इन जातियों को तो, इनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना। तो ये चीज रेज की गई थी इस पर्टिकुलर केस में, और ये पूरा का पूरा मुद्दा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी जो 5% रिजर्वेशन है, ये अगर ये डी मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन है अमंग दिस पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, तो इसका डिवीजन 5% का इसी के डिप्रीवेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बैकवर्डनेस के बेसिस पे इस 5% में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए कि भैया तुमको आधा परसेंट मिलेगा रिजर्वेशन, तुमको 1% मिलेगा, तुमको इतना मिलेगा। सो ये बेसिक सा फंडा था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये यूनिफॉर्म होमोजिनस ग्रुप नहीं है ना, होमोजिनस नहीं है कि सबको हम एक ही तराजू में तौल दें, सबके अलग अलग कंडीशंस हैं, है ना। सो उसके हिसाब से हमको सब कैटेगराइज करने की परमिशन देनी पड़ेगी। सो गवर्नमेंट इसमें, लाइक दिस वाज पर्टिकुलरली गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसमें तेलंगाना बन गया पहला राज्य टू नोटिफाई कैटेगराइजेशन ऑफ SCs आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो जस्ट रिमेंबर कि तेलंगाना इज द नेम जिसने पहली बार आफ्टर दिस जजमेंट सब कैटेगराइजेशन कर दिया अपने राज्य के शेड्यूल कास्ट के पॉपुलेशन को, और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट अलग से मिल गया। अब ये जो पूरा का पूरा रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट वाला था, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ था? 2004, सॉरी 2004 है, प्लीज करेक्ट कर लें, 2004 EV चनैया केस। तो कभी ऐसा ऑप्शन में आ जाता है ना आजकल कि दिस पर्टिकुलर केस इज रिलेटेड टू दिस दिस दिस। सो जस्ट रिमेंबर कि, है ना, इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? EV चनैया केस, और ये वाला केस है दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दो केस रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगराइजेशन। देन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, उसके बाद क्या किया तमिलनाडु ने? एक हाई लेवल कमिटी बनाई है अंडर जस्टिस कुरियन जोसेफ टू स्ट्रेंथन स्टेट्स ऑटोनॉमी, स्टडी अंडर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड रिट्रीव पावर्स अंडर 7th शेड्यूल। तो तमिलनाडु की सरकार, MK स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक हाई लेवल कमिटी बनाई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जोसेफ कोरियन,
जो क्या करेगा, सजेस्ट करेगा तमिलनाडु को कि सेंटर स्टेट की का जो रिलेशन है उसमें स्टेट की ऑटोनॉमी को कैसे हमको बढ़ावा दे। और जो पावर्स 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट से उसमें चली गई थी कॉन्करेंट में, उसको वापस कैसे लेके आया जाए। तो मतलब कुल मिला के ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर डिसीजन है। सो जस्ट रिमेंबर तमिलनाडु बना है ना। देन कम्स दिस गुजरात। गुजरात ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अंडर एक कमिटी बनाई है फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड ने हमने देखा था लास्ट लास्ट क्लास में, उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट कर दिया यूसीसी। अब दूसरा राज्य कौन है? गुजरात, जो एक कमिटी फॉर्म किया है फॉर यूसीसी गाइडलाइंस। सो दिस इज रंजना प्रकाश देसाई कमिटी इज फॉर्म बाय गुजरात। पूछ ले कि विच स्टेट हैज रिसेंटली फॉर्म्ड अ कमिटी या पैनल फॉर यूसीसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, तो गुजरात इज द आंसर, है ना। कुछ और टिक करके नहीं आ जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट ने अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन दिया था, इससे रिलेटेड है ना। प्राइम मिनिस्टर ने सॉरी वाइस प्रेसिडेंट ने किसको रेजिग्नेशन दिया? प्रेसिडेंट को, अंडर आर्टिकल 67 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 67A सब लोग गूगल करके पढ़ भी लेंगे डिटेल में क्या लिखा हुआ है ना। 67A आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन दिया। ही हैज बिकम द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट टू स्टेप डाउन बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है उसको उससे पहले अपने चेयर को लीव करने के वाले ये तीसरे वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन इनका जो सरकमस्टांस है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर टू। जो इसके पहले के दो थे, वीवी गिरी, ही रिजाइंड इन 1969 टू कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इन्होंने रिजाइन किया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। सिमिलरली आर वेंकट रमन ने 1987 में रिजाइन किया था टू कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट केस, बट हियर वाइस प्रेसिडेंट वाज रिजाइंड अंडर अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस ना, हेल्थ कंडीशन बोला, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल रीजन। सो दिस इज अ यूनिक शॉकर फॉर द होल कंट्री। सो रेजिग्नेशन से बेसिक सी फैक्ट क्या है ना, कि नो प्रोविजन फॉर एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं तो वहां पर एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। जस्ट बी वेरी श्योर अबाउट दिस। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो जाता है ना, लेट्स से अभी वाइस प्रेसिडेंट का टर्म तो खत्म हुआ नहीं था, अगर वो टर्म पूरा कंप्लीट कर लेते, उसके बाद जो इलेक्शन होना होता है वो 60 दिन के अंदर अंदर होना होता है। जस्ट रिमेंबर दिस। अगर नॉर्मल टर्म पूरा कंप्लीट कर लिया है तो 60 दिन के अंदर अंदर टर्म ओवर होने से पहले इलेक्शन को वापस से करा लेना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट का। लेकिन इन दिस केस है ना, मिड टर्म रेजिग्नेशन हुआ है, तो यहां वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई फिक्स टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ लिखा गया है एज सून एज पॉसिबल। सो अभी वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन हुआ है इट इज अ मिड टर्म रेजिग्नेशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है कि 60 दिन के अंदर होना है ना। सो जस्ट डोंट कंफ्यूज इन द ऑप्शन। अगर वो पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाता, लेट से 6 साल खत्म हो जाता, देन दैट पर्टिकुलर 60 डेज इज एप्लीकेबल। यहां पर नो फिक्स टाइम फ्रेमवर्क, हमने देख भी लिया और देखेंगे भी कि ये 60 दिन के अंदर नहीं होगा। सो हियर अब मिड टर्म रेजिग्नेशन अगर प्रेसिडेंट का हो जाए तो यहां पर 6 महीने की टाइम है। सो जस्ट रिमेंबर कि प्रेसिडेंट केस में है, वाइस प्रेसिडेंट केस में नहीं है। अभी जब वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया तो अभी जो हमारा राज्यसभा है उसको कौन चेयर कर रहा है? डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा। और जो अब डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा नहीं होंगे तो कौन करेगा? पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, ठीक है, जो अपॉइंट करते हैं अपन। So this is the basic fact with respect to resignation of vice president. Now comes आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड्स। अक्टूबर का न्यूज है बट स्टिल है ना, हेल्थ से इंपॉर्टेंट रिलेटेड है। वय वंदना कार्ड किसके अंडर बनाया जा रहा है? जैसे हमारा जो आयुष्मान भारत का कार्ड है जो जिससे फ्री में आपको इलाज मिल सकता है। एवरी सीनियर सिटीजन ग्रेटर देन 70 ईयर्स फ्री ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। सो जस्ट रिमेंबर ये फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा हॉस्पिटल्स में टू 70 ईयर्स अबव सीनियर सिटीजन। गवर्नमेंट ने ये मॉडिफाई किया था अक्टूबर 2024 में। तो जस्ट रिमेंबर इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये दो तीन फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक तो है रेयर फाइंड 16th century इंस्क्रिप्शन इन हावेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका रिकॉर्ड्स डेथ ऑफ 6307 630 पीपल ओइंग टू ड्रॉट। अब ये जो है ना डिस्कवरी हुई है एक पर्टिकुलर साइट की, है ना, 16th century इंस्क्रिप्शन मिला है। कहाँ पर? कर्नाटका में मिला है। जिस स्टोरी समझना आप, ये टेम्पल है, यहाँ पर एक साइट है ना, यहाँ पर से इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन मतलब जिसमें हमको लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा हुआ रिकॉर्ड मिला है और इसमें पहली बार ऐसा पूरे देश में मिला है जहां पर स्पेसिफिकली लिखा है कि इतने लोग, है ना, 6307 लोग मरे हैं किस वजह से? ड्राउट के कारण। ये ऐसा पहली बार ऐसा हमको इंस्क्रिप्शन मिला है। यहाँ देखो, मेकिंग इट द फर्स्ट सच हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटी इन इंडिया।
ये पर्टिकुलर जो हमको इंस्क्रिप्शन मिला है, इसमें आज तक के इतिहास में हमको पहली बार ऐसा रिकॉर्ड में लिखा हुआ मिल रहा है कि इतने लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलामिटी विच वाज ड्राउट। तो एक चीज याद रखेंगे कि अगर बना के वन लाइनर पूछ ले कि कहाँ पर ऐसा रिकॉर्ड मिला है या कहाँ पर ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें पहली बार ऐसी बात की गई है कि ड्राउट से इतने लोग मरे, तो कहाँ पर, कर्नाटक में और नियर चंद्रशेखरा टेम्पल, है ना, ये इन दिस हावेरी डिस्ट्रिक्ट। देन महुअंदर, इंडियाज फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी इन झारखंड। तो इंडिया का पहला वुल्फ सेंचुरी कहाँ आ रहा है? झारखंड में। नाम क्या है ये? और ये कहाँ लोकेटेड है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। सो लातेहार में लोकेटेड है। अब यहाँ पर क्या दूसरा एक और फॉसिल मिला है ना, 25,000 ईयर ओल्ड फॉसिल ऑफ एक्सटिंक्ट जंबो। जंबो मतलब हाथी, है ना। कहाँ मिला है? महाराष्ट्र में, तो चंद्रपुर महाराष्ट्र। सो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी रिवील्स रेयर फॉसिल ऑफ स्टेगोडॉन गणेशा, है ना, ये नाम याद रखेंगे, रेयर फॉसिल स्टेगोडॉन गणेशा, एन एंशिएंट एलिफेंट स्पीसीज डेटिंग बैक 25,000 ईयर्स अगो। इंकवुड्स, बोन्स, स्टोन एज टूल्स साथ में मिले हैं, सजेस्टिंग ह्यूमन इंटरेक्शन विद दिस मेगाफोना, है ना। वैलिडेटेड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कॉलर्स, द फॉसिल ऑफर क्रूशियल इंसाइट इनटू इंडियाज प्री हिस्टोरिक पास्ट एंड आर नाउ हाउस्ड इन द लोकल म्यूजियम। तो जस्ट रिमेंबर कि 25,000 साल पुराना एक्सटिंक्ट जंबो, जिसका नाम क्या है? स्टेडगोन गणेशा, कहाँ मिला है? महाराष्ट्र में, चंद्रपुर जिला में। दैट्स इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीलादी, कीलादी एक्सकावेशन, है ना। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी इन द रिसेंट टाइम। इसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, आई विल टेक इट दिस इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। इसमें बेसिक बेसिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या डिस्प्यूट है और बेसिक क्या बातें हैं, वो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो दिस वॉज द लास्ट करंट अफेयर्स फॉर टूडेज क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड दिस वॉज ऑल। थैंक यू एवरीवन। अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज करिए, जितना भी पढ़ा दिया है लास्ट के 3-4 क्लासेस में, इनको बिल्कुल भगवान मान के आपको रटना है ना। सिंपल सी बात है, बिल्कुल छांट के निकाल के 5 मैगजीन से दे रहा हूँ सिस्टमैटिकली, और इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रह जाएं आपके एग्जाम तक। सो मेक श्योर कि इसमें से अगर कुछ आ रहा हो तो आपकी चीज़ें छूटे ना। इसके बाहर की चीज़ें तो कुछ ना कुछ यूनिक आएंगी ही, है ना। इट विल बी फ्रॉम समवेयर, न्यूज पेपर, और ना मे बी सम रैंडम थिंग्स विल बी देयर इन द पेपर, 3-4 क्वेश्चन। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आपने प्रॉपरली फॉलो कर लिया इसको अगले एक महीने में, तो आई गेस कि आप 20+ क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से लेके जाएंगे। सो दिस वाज ऑल। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो, मंडे इवनिंग। नाउ यू ऑल कैन आस्क योर डाउट्स। प्लीज आस्क योर डाउट्स।